स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। उत्तराखंड से खबर है जहां एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 4 अगस्त तक पाबंदियां अब जारी रहेंगी। तो एक हफ्ते का समय बढ़ा दिया गया है। 50% क्षमता के साथ स्पा और सैलून खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा और 100% क्षमता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी ऑफिसेज जो हैं वो खुलेंगे। प्रदेश में वीकेंड जारी रहेगा। वीकेंड पर लॉकडाउन जारी रहेगा, रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा और सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक दुकानों को खोले जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से। एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब 4 अगस्त तक पाबंदियां आंशिक तौर पर जारी रहेंगी। हमीरपुर से अगली खबर है जहां एम्बुलेंस कर्मियों को एनएचएम में शामिल किए जाने सहित और भी बहुत सारी मांगे हैं जिन्हें लेकर एम्बुलेंस कर्मी लगातार कई दिन से हड़ताल पर हैं। जिले के सभी एम्बुलेंस कर्मी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के संबंध में नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम धरना स्थल की। मांगों को लेकर प्रशासन की तरफ से हालांकि कोई अभी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है और इसीलिए अब एम्बुलेंस कर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। महा आंदोलन इसे बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन तकरीबन 5000 एम्बुलेंस ठप है और इसके बाद सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। ये हमीरपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं यहाँ एमटी पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, आज आप लोगों ने यहाँ महा आंदोलन और अनशन किए बैठे हुए हैं, क्यों किए हैं और क्या मांगे हैं आपकी? हम 3 दिन पहले शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पे रहे हैं, तब तक हमारा प्रशासन ने कुछ भी नहीं सुना है। आज से हम लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। हमारी जो एलएस सपोर्ट चल रही है उनके 1200 कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। उन्हीं के लिए समायोजन कराने के लिए हम लोगों ने धरना दिया है और हमारी दूसरी जो मांग है वो एनएचएम में करने के लिए है। जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन। 2012 से कंपनी तरह तरह से सारे कर्मचारियों का शोषण करती आई है, कभी वेतन को लेकर के, कभी जो है ट्रांसफ़र को लेकर के, कभी जो है सैलरी को लेकर के। हम इसकी जो है विसंगतियों से परेशान हो गए। तब हम जो है एक ही गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि इन कंपनियों से हमें छुटकारा दिलाते हुए हमें ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। और दूसरी सबसे अहम मांग हमारी ये है कि जो एडवांस लाइफ सपोर्ट हमारी गाड़ियाँ हैं उस पर जो कार्यरत कर्मचारी थे वो उन कर्मचारियों को कंपनी ने जो है दूसरी कंपनी ने टेंडर लेने के बाद उन कर्मचारियों को रखने से मना किया और नई भर्ती शुरू कर दी। तो वो कर्मचारी जो है हमारे सारे कर्मचारी जो है नौकरी से निष्कासित हो रहे हैं 2000। और अगली खबर आगरा से जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की तैयारी अब बेइंतहा तेज नजर आ रही है। दरअसल बीएसपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। फतेहाबाद और आगरा छावनी सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर भारतेंदु अरुण आगरा छावनी विधानसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और इसके अलावा फतेहाबाद विधानसभा से शैलू जादौन के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी है। तो 2 प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं। आगरा से संदीप शर्मा इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत सारी सुगबुगाहटें थी कि बीजेपी ने प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस शायद इस बार पहले बाजी मार ले, लेकिन सबसे पहले बाजी मारते हुए बीएसपी ने 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। क्या उम्मीद की जाए, अगली लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? मैं आपको बता दूं कि जो की राजधानी आगरा है, जहां से 2 प्रत्याशियों की बीएसपी ने घोषणा की है। आपको बताते चले आगरा की 2 सीटें हैं। एक विधानसभा फतेहाबाद है जहां से शैलू जादौन है, जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उनके नाम पर मुहर लगाई है। वहीं आगरा छावनी की बात करें तो आगरा छावनी से डॉक्टर भारतेंदु अरुण हैं, जिनको बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं जो बीएसपी है उसने सबसे पहले आगरा की 2 सीटों के प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद एक खुशी की लहर भी है लोगों में और उनका कहना है कि वह जो पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है उस पर वो अपने कड़े उतरेंगे और जो विधानसभा का चुनाव है उसको जीतने में पूरी मशक्कत करेंगे और पार्टी को आगे तक पहुंचाएंगे। ठीक है संदीप, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि आगरा से ही शुरुआत क्यों? इसमें क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, अगर आगरा की बात करें, आगरा की जो आगरा को अगर कहा जाए तो दलितों की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि आगरा का जो रूरल एरिया है वो काफी देहात हुआ है और देहात में
दलित की अगर एक आंकड़ा लगाए तो आगरा क्षेत्र में दलित समाज भी काफी संख्या में रहता है। और अगर दलित की बात करें तो एक दलित समाज है वो जो बीएसपी है उसका वोट बैंक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगरा की जो सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आगरा में एक जो देहात क्षेत्र है वहाँ दलितों का गढ़ बताया जाता है, और वो जो बीएसपी वो वोट बैंक है। बिल्कुल, तो बड़ा कहीं ना कारण कहीं बता रहे हैं संदीप, आप बड़ा कारण बता रहे हैं कि आखिर क्यों आगरा से ही शुरुआत की है बीएसपी ने प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, नजर आप बना रखें और देखना यह भी होगा कि लिस्ट जो जारी होगी जिसमें तमाम प्रत्याशियों के नाम होंगे वो कब तक फाइनल हो पाएगी। लखनऊ से अगली खबर, 1 अगस्त को लखनऊ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और आपको ये भी हम बताएं कि पुलिस साइंस और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास उन्हें करना है। 1 अगस्त को सरोजिनी नगर में यह विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। 220 बीघा जमीन पर फॉरेंसिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इसी का शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं 1 अगस्त को देश के गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर इस समय की, अमित शाह शिलान्यास के लिए पहुंच रहे हैं, लखनऊ पहुंच रहे हैं पुलिस साइंस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए। तो लोकार्पण और शिलान्यास लगातार हो रहे हैं, वो भले ही हम बनारस की बात करें या फिर अब लखनऊ में 1 अगस्त को पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं उन्हें लोकार्पित किया जाए, और जो नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, होने वाली हैं, उनका शिलान्यास हो। तो ये शिलान्यास होना है जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को पहुंच रहे हैं। और अगली खबर है प्रयागराज से, जहां आपको बताएं कि ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए एक बड़ा यूपी का बढ़ा हुआ है यूपी का सियासी पारा। बीएसपी और एसपी के बाद कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को राजनीतिक मैदान में उतारकर ब्राह्मण वोटों को साधने में ये बाजी खेली है। तो ब्राह्मणों को जोड़ने की यह कवायद शुरू हो गई है, और इसी के चलते उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो बढ़ा हुआ है। बीएसपी और एसपी के बाद कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने प्रमोद तिवारी को राजनीतिक मैदान में उतारकर ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। बड़े नेता हैं पार्टी के, और ये पहले से तय था कि ब्राह्मण वोटों को साधने में जिस तरीके से बाकी तमाम पार्टियां भी जोड़ तोड़ का गणित लगा रही हैं, ठीक उसी तरह कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर बढ़ती हुई नजर आएगी। बड़े चेहरे हैं पार्टी के प्रमोद तिवारी, और चुनिंदा चेहरों में से एक हैं। तो ये जाहिर सी बात है, और ये तय भी था कि प्रमोद तिवारी पर कांग्रेस देर सबेर दांव खेलेगी, और प्रमोद तिवारी पर दांव कांग्रेस ने खेल दिया है। बीएसपी और एसपी के बाद अब कांग्रेस की भी एक कवायद दिख रही है कि प्रदेश में जो 13% ब्राह्मण हैं, और कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां तो 13 से 20% के आसपास भी ब्राह्मण हैं, उन्हें कैसे साधा जाए, उन्हें कैसे अपने पाले में लिया जाए। हालांकि ब्राह्मणों के विषय में, प्रबुद्ध लोगों के विषय में ये जरूर कहा जाता है कि वो कितने भी नाराज हों लेकिन 2 ही पार्टियों का रुख करते हैं। तो अब ये बड़ी तैयारी कांग्रेस की, प्रमोद तिवारी को राजनीतिक मैदान में उतारकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस ने की है। गाजियाबाद से अगली खबर है, जीडीए वीसी कृष्णा करुणेश की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली मेरठ हाईवे के 29 कॉलेजों के नक्शों की जांच होगी, और इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी मौके पर जाएगी और इन तमाम नक्शों की जांच करेगी। नक्शों से संबंधित हर मानक की जांच इस कमेटी को करनी है। बीबीडीआईटी कॉलेज, न्यू एरा इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी कर दिया गया है। हेरिटेज सोसाइटी एकेडमी के भी नक्शे की जांच इस कमेटी को करनी है। मोदी नगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी नोटिस जारी हुआ है। आईटीआई कॉलेज, केएनजीडी फार्मेसी कॉलेज को भी नोटिस जारी हुआ है। केएनजीडी गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज भी इसी फहरिस्त में शामिल है। तो इन तमाम इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को नोटिस जारी हुए हैं। और यादराम भारती इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका हम रुख कर लें। यादराम, किस तरीके से नक्शों की जांच होगी, दरअसल किस तरह की खामियां पाई गई जिसके बाद ये तमाम नोटिस जारी हुए? देखिए, गाजियाबाद के अंदर जो कॉलेज हैं, अभी तक ये जो शिकायत मिली है, वीसी ने शिकायत के बाद एक सर्वे कराया जिसमें कि जो कॉलेज हैं उन्होंने नक्शे के अनुरूप निर्माण किया है या नहीं,
जो भू उपयोग की शर्तें हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, इन तमाम चीजों को लेकर के एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो कि कॉलेजों की जांच करेगी और खास तौर पर जो नक्शा है, नक्शे के अनुरूप बिल्डिंग बनाई गई है यानी इस बात की वो जांच करेगी। फिलहाल 29 कॉलेज जो दिल्ली मेरठ हाईवे पर हैं वो वीसी के टारगेट पर हैं, जिनमें से 10 जो कॉलेज हैं उनको नोटिस दे दिया गया है और अब इस पूरे मामले में जीडीए वीसी एक्शन में है और जल्दी ही अगर नियमों के विरुद्ध इन्होंने नक्शे का निर्माण किया होगा, बिल्डिंग बनाई होगी, भू उपयोग में लापरवाही की होगी या फिर शर्तों का उल्लंघन किया होगा, उन तमाम चीजों को लेकर जीडीए की तरफ से इन कॉलेजों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये दौरा कब हो सकता है यादराम? देखिए, जो जीडीए वीसी है उन्होंने आदेश किया है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और अब वो कमेटी कॉलेज में जाकर मौके पे ग्राउंड जीरो पर जाकर इन पूरी चीजों की जांच करेगी और उसके बाद जीडीए वीसी को रिपोर्ट करेगी, जिसके बाद अगली कार्यवाही जीडीए वीसी द्वारा इन कॉलेजों के खिलाफ की जाएगी। चलिए, तो देखना होगा कि क्या वाकई किसी तरह की खामियां पाई जाती हैं या फिर तमाम चीजें दुरुस्त मिलती हैं। बहुत शुक्रिया यादराम, नजर आप बनाए रखें खबर पर, लौटते रहेंगे अपडेट्स के लिए। खबर अगली जौनपुर से है। जौनपुर के मोहद्दीपुर में स्थित समाजवादी कुटिया में पहुंचे सपा पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप और बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उसी समय की तस्वीरें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्होंने ये भी कहा कि गाजीपुर में आयोजित होने वाले फूलन देवी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कार्यक्रम को नहीं होने दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो गाजीपुर जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, क्योंकि सपा पिछड़ा वर्ग और दलितों को साथ लेकर हमेशा चलती आई है। और मूल्यांकन कर रहे हैं। इधर महोबा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इस मामले के सुर्खियों में रहने वाली नगर पंचायत कबरी में एक बार फिर से घटिया और गुणवत्ता का निर्माण कार्य कराए जाने की पुष्टि हुई है। गीला और सूखा कचरा डंप करने के लिए बनाए गए MRF सेंटर का एक हिस्सा हल्की बारिश से गिर गया, जो लाखों की लागत से तैयार हुआ था। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 33 लाख के भारी भरकम बजट से कबरई में बना हुआ ये जो MRF सेंटर है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं हम, 16 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था। मामले में वेद प्रकाश सिंह, जो कि अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने चिंता नहीं किए जाने की बात करते हुए ठेकेदार का भुगतान रोकने की बात कहकर विभाग की खामियों को दबाने की कोशिश की है। और बड़ी खबर गाजियाबाद से 100 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। सीआईडी ने कारोबारी अमित कसाना को नोएडा से पकड़ा है। 100 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तारी। महामेधा बैंक में 100 करोड़ का ये घोटाला हुआ था। मामले में 24 आरोपियों पर जल्द शिकंजा कसेगा। महामेधा बैंक का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर इस समय की, और जल्द 24 आरोपी और हैं इस मामले में जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। हालांकि महामेधा बैंक का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है, कैंसिलेशन हो चुका है। 100 करोड़ का ये घोटाला है जिसमें गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। सीआईडी ने ये गिरफ्तारी की है। कारोबारी अमित कसाना को नोएडा से पकड़ लिया है। ऋषभ भारद्वाज इस समय मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, कैसे मुमकिन हो पाया ट्रैप करना इस शख्स को जिस पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है? जी बिल्कुल, देखिए महामेगा बैंक में 100 करोड़ का घोटाला हुआ था। इसमें 24 लोगों पे FIR भी दर्ज हुई थी और जिसकी जांच सीआईडी कर रही थी। अमित कसाना को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इसमें आरोपी है। नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। नोएडा इसके ही आवास में जो महामेगा बैंक था वो उसकी शाखा खुली हुई थी और इसने वहां पर जो बैंक का पैसा था उसे फर्जी तरीके से यूज किया। उसी के लेकर इसे गिरफ्तारी की गई है। गाजियाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल जो पुलिस है इससे पूछताछ में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखें क्योंकि और भी लोगों की गिरफ्तारियां मुमकिन है। 100 करोड़ का ये बड़ा घोटाला और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने पहली गिरफ्तारी की है, लेकिन 24 और आरोपी हैं जिन पर जल्द शिकंजा कसा जाएगा। और इधर ललितपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की आंखों पर गर्म चाकू से वार किया गया। आरोप यह है कि युवक ने महिला को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की। हालांकि शिकायत पुलिस को की गई है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। ये धमना गांव का मामला है जिसमें बेरहमी की, क्रूरता की हदें पार की गई हैं। इस महिला को, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे बंधक बनाकर मारा गया है।
क्योंकि इस महिला ने छेड़खानी का विरोध किया था। इस महिला की आंखों पर गर्म चाकू से दागा गया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बंधक बनाकर पीटने का भी आरोप है। बाजार मतलब सब्जी की डलिया लगाते थे, शाम के 7 बजे 8 बजे डलिया मतलब बंद करके घर पे जा रहे थे। 2 लोगों ने आके हमको वहाँ पकड़ के हमारे हाथ भी मतलब हमने उसको चप्पल भी मारा। चप्पल भी मारने के बाद उन लोगों ने हम हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ने के बाद उन लोगों ने हमारी मतलब गरम चाकू कर के लाइटर से जला के और हमारी आंखों पे फेर दे। क्या कर रहे थे वो आपके साथ? जी क्या कर रहे थे, अब जो करे सो उन्होंने हमारी दिशाई इसी करी। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से खबर है जहां के रामपुर शेखपुर समौधा में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बाहर एक महिला का शव मिला। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक महिला अपने मायके में रहा करती थी। पुलिस ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की है। हालांकि अभी कंक्रीट तौर पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन आशंका जाहिर ये की गई है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस महिला की हत्या हुई है। बागपत से अगली खबर, जहां बिनौली थाने के रंछाड़ गांव में एक युवक की सुसाइड मामले में एसपी अभिषेक कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मृतक के परिजनों का कहना यह है कि पुलिस के डर से युवक ने सुसाइड किया। जनपद बागपत के थाना बिनौली के ग्राम रंछाड़ में कल एक युवक जिसका नाम अक्षय था, उसने आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकरण में परिवारजनों का आरोप था कि पुलिस की दबिश के दौरान की गई बर्बरता की वजह से डरकर उस युवक ने आत्महत्या की है। इस संबंध में परिवार के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर प्रथम दृष्टया 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसमें डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें दोषियों के खिलाफ कठोर। इधर अमेठी के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र का अगला मामला है, जहां 2 पक्षों में छोटे से विवाद को लेकर, मामूली से विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई और इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इधर घटना की खबर जैसे ही पुलिस को पहुंचाई गई, पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज हो गया है और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। और लोग कहाँ? इधर लखनऊ में बंथरा थाना क्षेत्र में कुछ दूरी पर चोरों ने आभूषण की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने आनंद ज्वेलर्स की दुकान से सोना, चांदी और नकदी ली और फरार हो गए। इसके पहले कई बार बंथरा क्षेत्र में चोरियां हो चुकी हैं, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन चोरों का खुलासा अभी तक बंथरा पुलिस नहीं कर पाई है। और आगे बढ़ते हैं, जिक्र उस बारिश का जो वैसे तो राहत के लिए मनाई जाती है कि बारिश आए, लेकिन राहत नहीं आफत लेकर आई है। एनसीआर में तमाम जगहों पर बारिश हुई है। गर्मी से ज़रूर थोड़ी राहत लोगों को मिली है, लेकिन जगह जगह वाटर लॉगिंग है और पूरे दिल्ली एनसीआर को इस बारिश ने पानी पानी कर दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीरें आपके सामने, राजपथ की तस्वीरें और साउथ एवेन्यू की तस्वीरें। देखिए, तमाम जो लोकेशंस हम आपको दिखा रहे हैं ये सब वीवीआईपी लोकेशंस हैं। बावजूद इसके स्थितियाँ यहाँ पर क्या हैं, वाटर लॉगिंग है और इसके अलावा भी दिल्ली एनसीआर में कई और इलाके हैं जो जलमग्न हैं पूरी तरीके से। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई जगहों पर तो हालात इस तरीके के हैं कि जहां वाहनों की आवाजाही पर भी संकट है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, यातायात पूरी तरीके से ठप है। थोड़ी सी राहत और जबरदस्त आफत। हालांकि आपको ये भी हम बताएं कि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी हो चुका है और ये भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले कुछ और दिन इसी तरह से बारिश हो सकती है। और तस्वीरें हम में से किसी के लिए भी नई नहीं है। तमाम लोग जानते हैं कि जैसे ही बारिश होती है वो इसी तरीके से आफत की बारिश बनकर आती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग एक ऐसी समस्या है जिसका निपटारा
तमाम दावों और तमाम वादों के बावजूद नहीं हो पाया है। बारिश आएगी तो सड़कों पर पानी भरना ही है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और दरअसल मैदानी इलाके नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों पर भी इसी तरह के हालात हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं पहाड़ से मैदान तक। किस तरीके से देखिए ये सड़क धंस गई है। अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह है ये मंजर, जहां पर कुदरत की इस आपदा ने, इस आफत ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रायगढ़ के तालिये गांव में भूस्खलन में कम से कम 84 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक खबर। मलबे से हालांकि कुछ शव निकाले जा चुके हैं। खबर ये मिल रही है कि 53 शव निकाले जा चुके हैं और चौथे दिन बचाव और राहत अभियान को रोक देना पड़ा है। 31 लापता लोगों को मृत घोषित किया गया है और अब मरने वालों की तादाद 84 बताई जा रही है। 4 से 5 लोग जख्मी हैं जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। तो कितनी बड़ी कुदरती आपदा और कितना बड़ा कुदरती संकट। 84 लोगों के मारे जाने की खबर। हाँ चल स्टार्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।